दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्वीक्ष कृपणा फल हेतवः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने आज मंगलवार के उस कार्यक्रम को लेकर के जिसमें कोई कार्यक्रम में एक कुंडली लेकर के आया हूं। और आज के कार्यक्रम में आपके जीवन की कुछ समस्याएं जो आसानी से आपके जीवन में मिल जाती हैं उसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। बन के रहिएगा, कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भी आ गया हूं, आप भी हैं, तो बैठ लेते हैं थोड़ी देर। और एक बात बताता हूं कि कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बताऊंगा, तो बन के रहिएगा, बड़ी समझ वाली बात है इसमें। और आज के कार्यक्रम में तो जीवन की जो समस्याएं आपके चल रही हैं वो लगभग इस कुंडली में आपको देखने को मिल जाएंगी। आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी, उनकी ये कुंडली थी और दरअसल वो बड़ी परेशान भी थी, तो मुझे लगा कि इस तरीके की परेशानी अन्य लोगों के पास भी होती होगी शायद, तो इस वजह से आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम के आरंभ से लेकर के अंतिम तक के साक्षी बनिए। आइए शुरू करते हैं। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात क्या है? कुंडली और दशाएं। ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि आपके पिछले कई जन्मों के कर्म के आधार पर ही आपकी ये कुंडली सजती है। और आपके विधाता ने आपको जो कुंडली और कुंडली में जो भाव और उस भाव में बैठे ग्रह बिठा रखे हैं वो सिर्फ आपकी है। उस पर किसी का ना तो अधिकार है और ना ही उसका फलादेश किसी दूसरे व्यक्ति की तरह हो सकता है। आपकी कुंडली में अगर शुक्र यहां बैठे हों या गुरु यहां बैठे हों, तो अगर कोई भी भाव का फल सिर्फ बता रहा है तो निसंदेह वो ठीक नहीं बता रहा है, क्योंकि आपके कर्म अलग हैं और आपका प्रारब्ध अलग है, आपका भाग्य अलग है। तो फिर कुंडली का फलादेश एक जैसा कैसे हो सकता है? विचार करिए, समझने वाली बात है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो उस तरीके से कुंडली नहीं देखी जाती है। कुंडली देखने का प्रक्रम होता है और कुंडली देखने का तरीका अलग अलग, प्रत्येक कुंडली अलग तो फलादेश भी अलग। प्रत्येक कुंडली की समस्याएं एक सी नहीं होती हैं और प्रत्येक कुंडली का व्यक्तित्व भी एक जैसा नहीं होता है। अपनी कुंडली को पढ़ना चाहिए, उसे वक्त देना चाहिए कि परमात्मा ने आपके झोले में क्या क्या डाल रखी हैं चीजें। आइए, ये जातिका की कुंडली है, नौकरी करती हैं, दिल्ली में रहती हैं, नाम तो नहीं बताऊंगा, पर समस्या क्या है? अनुभव जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुंडली में लग्न में शुक्र है तो व्यक्ति धन, संपत्ति और सौंदर्य को रखने वाला है, क्योंकि लग्न में शुक्र और मेष राशि ये अग्नि तत्व की राशि है। और जन्म कुंडली लग्न में ही शुक्र बैठे हैं, जो कहां कहां के अधिपति होते हैं, तो जन्म कुंडली के सप्तम भाव के और साथ ही साथ उनकी दूसरी राशि द्वितीय भाव में बनती है। इस कुंडली में एक तरीके से वो मारक भी होंगे, पर धन भाव के अधिपति होकर के जन्म कुंडली के लग्न में बैठे हैं, महाधनी योग भी लगाएंगे और व्यक्ति को विद्वान भी बनाएंगे। कैसे? तो गुरु और शुक्र जब व्यक्ति की कुंडली में एक दूसरे को कहीं से भी देख लेते हैं या दृष्टिपात कर लेते हैं एक दूसरे पे, किसी भी तरीके से गुरु अगर शुक्र को देख रहे हो तो व्यक्ति के अंदर जीवन का अनुभव बड़ा गंभीर हो जाता है और फिर वो किसी भी क्षेत्र में काम करता हो मजबूती से टिका रहता है। पर परिस्थितियां प्रतिकूल भी होती हैं। कब? जब व्यक्ति की कुंडली में बुध की दशा चलती है, जब व्यक्ति की कुंडली में मंगल की दशा चलती है और जब व्यक्ति की कुंडली में गुरु की दशा चलती है। पर क्या यह वाकई में ऐसा होगा? मैं आपके जीवन की कुछ समस्याओं के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं और उसमें से सबसे पहली बात, मन बड़ा परेशान। ऐसा क्यों? क्योंकि राहु को लगा है ग्रहण चंद्रमा को लगा है ग्रहण राहु का। ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा का ग्रहण लगा होता है। तो क्या होता है? व्यक्ति अपने भावनाओं को सही दिशा नहीं दे पाता है और उसके पास आय के जो स्रोत होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर से होता है या फिर अपने काम को लेकर के करता है। उसके पास सरकारी क्षेत्रों से आने वाले पैसे प्रायः कम होते हैं। या तो व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है या फिर किसी ऐसे क्षेत्र से पैसे कमाता है जहां से एक सरीखा आय नहीं होता है, या तो कम या फिर ज्यादा। तात्पर्य कहने का क्या है? अपने वास्तविक वाजिब रेट से आप काम नहीं कर रहे हो। मतलब या तो कंपनी आपका लाभ ले रही है या फिर आपका काम ज्यादा है और पैसे कम मिल रहे हैं,
या तो फिर आप जिसके साथ काम कर रहे हो, जिसके साथ भी आपका काम चल रहा है, वो व्यक्ति आपका रिसोर्स और आपको दोनों को चूस रहा है और आपके बहुत ज्यादा भोलेपन का लाभ उठा रहा है। आप भोले भी हो सकते हो, ऐसा इसलिए क्योंकि राहु और चंद्रमा एक साथ में, यह किसी की कुंडली नहीं है, ये दरअसल मैंने ग्रह बिठाए हैं कि अगर ऐसी स्थिति हो रही हो तो कुंडली में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले एक बात बताता हूं, अगर आपकी कुंडली में गुरु और शुक्र एक दूसरे को देख रहे हो, मतलब जातक के पास विद्या भी है, बुद्धि भी है और अनुभव भी है, और व्यक्ति के अंदर सात्विकता का समावेश भी है, व्यक्ति धार्मिक है और चैतन्य भी है, उसको यह बात पता है कि कब क्या कैसे और क्या करनी है। कम पैसे पे नौकरी करना यह कहां से शुरू होता है? विचार करिए, जन्म कुंडली के दशम स्थान के अधिपति शनि जाकर के बैठे हैं शत्रु के क्षेत्र में, मतलब कर्म स्थान कमजोर है, कर्म स्थान कमजोर होगा, योग कारक स्थिति होगी यहां पे, क्योंकि जन्म कुंडली में शनि एकादशवें और दशम स्थान के अधिपति होकर के पंचम भाव में बैठे हैं। पर जरा गौर करिए कि यह वाकई है कितना सहयोगी, क्योंकि योग कारक ग्रहों को देख लेने का मतलब यह नहीं होता कि वो संपूर्ण अच्छा ही फल करेंगे, ऐसा कई बार नहीं भी होता है, क्योंकि वो निर्भर करता है कई सारी बातों पे, जिसमें लग्न के अधिपति कहां बैठे हैं। यहां पे भी देखिए, अगर लग्न के अधिपति 12वें बैठे हों, अगर आपकी कुंडली में गुरु अकेले बैठे हों सप्तम भाव में, शुक्र का प्रभाव है, ये विद्वता दे रहे हैं, पर व्यक्ति की कुंडली में जरा गौर करिए तो सूर्य, बुध और मंगल तीनों बाहर हैं, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को और व्यक्ति का आत्मविश्वास और व्यक्ति की महत्वाकांक्षा धरी की धरी रह जाती है। व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अगर कमजोर होंगे, अगर आपकी भी कुंडली में सूर्य 12वें बैठे हों, 8वें बैठे हों, 6ठे बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कम पैसों पे नौकरी करनी पड़ती है। अगर व्यक्ति की कुंडली में लग्न के अधिपति 12वें बैठे हों और वो कहीं ना कहीं अगर कमजोर होते हों, मतलब अगर कहीं से भी उनको किसी पापक ग्रह या शुभ ग्रह, जैसे यहां पे गुरु और मंगल का संबंध कुछ भी नहीं बन रहा है, लग्न के ऊपर गुरु का प्रभाव है पर लग्नेश बिल्कुल ही कमजोर हुआ बैठा है, 12वें जाने का यह प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व को कमजोर करने के लिए काफी हो जाता है। विद्वता होने के बावजूद भी व्यक्ति को सही स्किल नहीं मिल पाती है या सही जगह नहीं मिल पाता है जहां वो अपने प्रभाव को बढ़ा सके। सूर्य आत्मविश्वास का कारक होता है। अगर आपकी भी कुंडली में सूर्य कमजोर हो रहे हो, मंगल कमजोर हो रहे हो, और वास्तव में एक बात बताऊं तो मंगल ऊर्जा का कारक होता है, पर कर्म कराने वाला ग्रह शनि होते हैं, शनि होता है, और ये ऐसे ग्रह होते हैं जो निस्संदेह व्यक्ति से कार्मिक होना तय करवाते हैं। व्यक्ति कितना कर्म करना चाहता है, कितना कार्मिक है, ये सब बातें शनि पे निर्भर करती हैं। मंगल तो उसमें सहायता ऊर्जा भरने का काम करता है, पर उसके अंदर जो कैपेबिलिटी आती है वो शनि देते हैं। सूर्य का 12वें जाना आपकी कुंडली को कमजोरी में डालता है। बुध का 12वें जाना आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। मंगल का 12वें जाना व्यक्ति के ऊर्जा के बाद और मेहनत करने के बाद के परिणामों को देर से देता है। अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में भी बन रही है तो आपको निस्संदेह यह बात समझ लेनी चाहिए कि आप कहां काम कर रहे हो, जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस पर आपके प्रेशर कितने हैं और वो आपसे कितना काम लेती है। कहीं आपके लाभ तो नहीं लिए जा रहे हैं और काम ज्यादा और पैसे कम वाली बातें तो नहीं हो रही हैं। अगर यह स्थिति है तो निस्संदेह अपनी कुंडली में गुरु को देख लीजिए, क्योंकि ज्ञान आपके पास है और आप लोगों की भी कुंडली में कई बार ये बातें बनती हैं कि जितना मेहनत करता हूं उतने पैसे नहीं मिलते हैं, जितनी शिद्दत से मेहनत करता हूं उतने रिसोर्स के बाद वो आउटपुट नहीं मिल पाता है। इनपुट व्यक्ति कंपनी को देता है पर उसके बाद जो पैसे के फॉर्मेट में आउटपुट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। ये बात यहीं से खत्म नहीं होती है। कुंडलियां ये भी बताती हैं कि व्यक्ति के अंदर गुरुत्व का आकर्षण कितना है, आपका प्रभाव लोगों पे कितना पड़ता है, आप अपनी बातों से लोगों को कितना प्रभावित कर पाते हो। कई बार आपने देखा होगा या कई बार आपके साथ ये भी चीजें होती होंगी, आपसे कम पढ़ा लिखा, आपसे कम नॉलेज वाला व्यक्ति जल्दी ही प्रमोशन को प्राप्त कर जाता है और आप मुंह ताकते ही रह जाते हो। प्रमोशन के लिए लगातार कई साल इंतजार किया और प्रमोशन हुआ भी, या जब भी अगर इंक्रीमेंट भी होती है तो 10 साल से नौकरी कर रहे हैं और इंक्रीमेंट होती है मात्र 2 से 2,500 रुपए की। यह वाजिब नहीं होता है।
पर इसके लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहराने से ज्यादा अपनी कुंडली को भी देखना जरूरी है, क्योंकि समस्या कहां से आ रही है और उसका अंत कब तक होगा और उसके लिए कौन से ग्रह को मनाना जरूरी होता है, ये सारी बातें जन्म कुंडली में देख लेनी चाहिए। एक बात और बता देता हूं, आपकी विद्वता पे किसी को संदेह नहीं होता है, पर अगर जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर हो, यह मैं सभी लोगों से बात कर रहा हूं कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर हैं, बुध कमजोर हैं, मंगल कमजोर हो रहे हो और कुंडली में दशम स्थान कमजोर हो रहा हो, यहां का अधिपति योग कारक है, पर वो अगर कमजोर रहा फिर भी योग कारक होने के बाद भी परिणाम नहीं देगा। और जन्म कुंडली में अगर गुरु और सूर्य का प्रभाव कमजोर है तो व्यक्ति का प्रभाव दूसरों पे नहीं जम पाता है। ऊपर से व्यक्ति का इमोशनल होना काम को लेकर के, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में राहु और चंद्रमा का ग्रहण लगा है और चंद्रमा अतिरेक बुरा बना हुआ है, खराब, मतलब अगर वो पक्ष बल से कमजोर भी है और ग्रहण भी दोष में है, तो ऐसी स्थिति में भी कहीं ना कहीं कुंडली को कमजोरी मिल जाती है। तो ऐसी स्थिति अगर आपकी कुंडली में बन रही है तो निसंदेह उसका अध्ययन जरूरी है और पक्के तौर पे उसका इलाज भी आवश्यक है। अब इसके बारे में आपको थोड़ी सी बात और बताना चाहता हूं। दरअसल ये एक समस्या है, जैसे गुरु यहां अकेले बैठे और शुक्र को देख करके व्यक्ति को बुद्धिमान और विदुषी बना रहे हैं या विद्वान बना रहे हैं, और साथ ही साथ जन्म कुंडली में सूर्य बाहर, बुध बाहर और मंगल भी बाहर। ऐसी स्थिति में आपके ऊर्जा का क्षय मंगल करा रहे हैं और जितना आप मेहनत कर रहे हो वो दरअसल नहीं दे रहे हैं, या विपरीत राज्यों कई बार लोग कह देंगे, पर परिणाम नहीं भी मिलते हैं कई बार, क्योंकि उसको बल भी तो मिलना चाहिए, बल भी तो मिलना चाहिए होगा। आपकी कुंडली में या किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और बुध बाहर चले जाते हैं तो उसके स्किल को कमजोर कर देते हैं और व्यक्ति कई बार अपने अंदर की बात को सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। सूर्य का 12वें जाना किसी भी कुंडली के लिए ठीक नहीं होता है, चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो। बुध का 12वें जाना कभी भी किसी कुंडली के लिए ठीक नहीं होता है। गुरु का नीच, अस्त या कमजोर होना कभी किसी भी कुंडली के लिए ठीक नहीं होता है, और सूर्य का अष्टमस्थ होना भी कुंडली में किसी भी लग्न की कुंडली के लिए ठीक नहीं होता है, चाहे वो स्वग्रही ही क्यों ना हो। ये बात बहुत समझने वाली है, वो जरूर ही परेशान करता है। अलग बात है कि व्यक्ति के अंदर पराक्रम कितना है और मजबूती कितनी है, पर यह बात बहुत ज्यादा समझने वाली है। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में भगवान ने बड़ी अजीब बात कही है, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे बड़ा दुनिया में गरीब कौन है? कौन है? सबसे बड़ा गरीब कौन है और सबसे ज्यादा दीन कौन है? सबसे ज्यादा गरीब वो है जो निष्काम कर्म नहीं करता है, मतलब वो काम करता है और फल की चिंता भी करता है, वो सबसे बड़ा गरीब है। और उससे ज्यादा दीन पुरुष कोई भी नहीं है। समत्व रखें काम से, प्रेम करें काम से, पर उसके बाद अगर उससे किसी भी प्रकार के फल की इच्छा रखते हो, इसका मतलब है कि आपसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। और ये गरीबी बढ़ती जा रही है। यहां पे लगाओ तो यहां निकलेगा, यहां लगाओ तो यहां निकलेगा, ये लगाओगे तो ये हो जाएगा, ये लगाओगे तो ये हो जाएगा, पर आपका काम सिर्फ करना होता है, उसके बारे में सोचना नहीं। निसंदेह ये काम है तो कुछ ना कुछ परिणाम भी बनेगा, पर आपको सोचना नहीं है, बस करते जाओ, करते जाओ। फल देने वाले ऊपर बैठा है और वो देगा जरूर, क्योंकि वो जानता है कि ऊर्जा का क्षय तो होता नहीं है। तो आपने अपनी अगर ऊर्जा लगाई है तो निसंदेह वो मिल ही जानी है। तो सबसे बड़ा गरीब बनने की आवश्यकता नहीं है और ना बनने की कोशिश करना, क्योंकि ये आपको प्रत्येक दिन नीचे ही धकेलती है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।